तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ऑप्टिक्स के अंतर्गत दूसरा चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्णांतरिक परावर्तन, इसके आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल 9, 10, 11 यानी 3 न्यूमेरिकल्स को आपके समझ सॉल्व करेंगे। और मैं जो न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ वो एक्टिव चित्रा प्रकाशन की बुक के हैं। और बच्चों की बहुत डिमांड्स आ रही थी कि सर इसके न्यूमेरिकल्स करा दीजिए आप, ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं, मिलते ही नहीं, और अच्छी बुक है ये एक्टिव चित्र प्रकाशन वालों की। तो उसी के न्यूमेरिकल्स मैं आपके समक्ष अपलोड करता हूं। तो रेगुलर मेरी वीडियो आप देखते रहिए। देखें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है। यानी कोई मछली है किसी पानी या तालाब में तैर रही है और जहाँ तक पानी का तल है उससे वो 30 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर तैर रही है। फिर आगे लिखा है पानी का अपवर्तनांक 4/3, यानी जिस पानी में वो तैर रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी जो अपवर्तनांक दिया वो दिया हमें 4/3। फिर लिखा है एक प्रेक्षक द्वारा, प्रेक्षक मतलब ये है कि जो उसको ऊपर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, जो देखता है उसे, जो देखने वाले को हम प्रेक्षक कहते हैं, ऑब्जर्वर। ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से देखने पर उसे मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी। अब हमने पढ़ा था अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें हमने देखा था कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से अगर हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में किसी वस्तु को देखते हैं तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर नजर आती है, और जब हम सघन से विरल को देखते हैं तो वो वास्तविक स्थिति से तो थोड़ा दूर नजर आती है। ऐसा होता है अपवर्तन की वजह से। और फिर लास्ट में हमने एक डेरिवेशन निकाला था जो था आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध। वो ये निकल के आया था स्मॉल n इक्वल टू यानी अपवर्तनांक इक्वल टू होता है वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। तो उसी फॉर्मूले पर आधारित ये 9 और 10 क्वेश्चंस हैं, आपके समझ देखें यहाँ पर। तो वही है कि एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर है, यानी ये मछली की वास्तविक गहराई है। सपोज ये कोई तालाब है और मछली यहाँ से, ये पानी का तल है और मछली यहाँ तैर रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वास्तविक गहराई को हम जनरली h से मैंने नोट किया है, तो यहाँ भी कैपिटल H से नोट करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मछली की वास्तविक गहराई, मछली मतलब मछली यहाँ तैर रही है, और कैपिटल S की वैल्यू हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर, यानी जो मछली की वास्तविक गहराई है वो हमको दे रखी है उन्होंने 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है मछली तालाब का जो तल है उससे 30 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर तैर रही है। फिर आगे लिखा है पानी का अपवर्तनांक, यानी जो जल भरा हुआ है इसका जो अपवर्तनांक दिया है, अब अपवर्तनांक को हम दर्शाते हैं स्मॉल n से, वो हमें दिया 4/3। अभी मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा। और फिर आगे लिखा है एक प्रेक्षक द्वारा देखने पर मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर उठाई, मतलब वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी, मतलब यहाँ से सपोज वो यहाँ नजर आ रही है। अब ऐसा कैसे होगा देखें यहाँ पर, तो इसकी थोड़ी क्रियाविधि को समझते हैं। ये मछली है और यहाँ सूर्य होगा, मछली से निकल रही प्रकाश किरणें, तो एक प्रकाश किरण निकली जो इस तल के लंबवत। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी तल के लंबवत गुजरती है यानी अवलंब पर जाती है तो माध्यम चेंज होने पर भी अपवर्तन की घटना नहीं होती है। तो ये वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधे इस तरह से ऐसी वो निकल जाएगी। अब दूसरी प्रकाश किरण इस मछली से निकली, सपोज ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे, जब तक वो जल में रहेगी तब तक उसका रास्ता नहीं बदलेगा। देखें यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर से देख रहा होगा, यानी ऊपर माध्यम क्या होगा, वायु, और नीचे माध्यम क्या है, जल। इस केस में क्या हो रहा है, जो प्रकाश किरणें हैं वो जल से किस में जा रही हैं, वायु में। यानी सघन हो गया, जल है आपका सघन माध्यम और वायु है आपका विरल माध्यम। यानी वायु का जो घनत्व कम है और जल का ज़्यादा है, तो इन दोनों की अगर हम तुलना करेंगे तो जल यहाँ पर है सघन यानी डेंसर मीडियम, और वायु यहाँ पर है विरल यानी रेयर मीडियम। तो अब प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती हैं। जब अपवर्तन हमने पढ़ा है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। तो अब अपवर्तन पढ़ने के लिए हमें यहाँ एक अविलंब बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, तल के लंबवत काल्पनिक रेखा, इसको हम कहते हैं अविलंब। अब प्रकाश किरण को सीधा ऐसा जाने चाहिए था, लेकिन उसका रास्ता बदल जाएगा। जब सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर, यानी वो अपना रास्ता यानी थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगी इस तरह से, यानी जो ऑब्जर्वर है उसकी यानी यहाँ पर पहुँचेगी, इसकी आँख यहाँ तक है, तो इस तरह से यहाँ पहुँचेगी। अब जो यहाँ से देख रहा है प्रेक्षक, उसे ये थोड़े लगेगा कि वो प्रकाश किरण ऐसे मुड़ के आ रही है, उसको तो यही आभास होगा कि प्रकाश किरणें यहाँ से होके यानी यहाँ से ऐसी होके आ रही, इस बिंदु से आ रही हैं। तो इस वजह से ये जो मछली है इस प्रेक्षक को यहाँ के बजाय यहाँ नजर आएगी, यानी ये होगी इसकी आभासी स्थिति मछली की, और ये क्या वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति को हम दर्शाते हैं कैपिटल S से, यानी उसको मैंने क्वेश्चन में दे रखा है, उन्होंने कितनी है 30 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है मछली की आभासी स्थिति, और आभासी स्थिति को यहाँ से लेकर यहाँ तक वो मैंने मान लिया स्मॉल h।
गौर करना, अब ये पूछा है कि मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर दिखाई देगी। मतलब मछली यहाँ है, उसे यहाँ दिख रही है, तो आपको जो वैल्यू पूछी है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूछी है, यानी ये पूछी है, इसको हम कह सकते हैं आभासी विस्थापन पूछा है। यानी मछली एक्चुअल में यहाँ है, दिख यहाँ रही है, तो आपको ये डिस्टेंस पूछी है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप वो फॉर्मूला लगाइए कि अपवर्तनांक इज इक्वल टू वास्तविक गहराई बट्टे आभासी गहराई। तो पहले आप स्मॉल एच निकालेंगे, जब स्मॉल एच पता चल जाएगा तो इस पूरी 30 में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो ये निकल आएगी। और एक तरीका इसका डायरेक्ट है कि आप आभासी विस्थापन का फॉर्मूला लगा दें। मैंने आपको डेरिवेशन कराया है कि आभासी गहराई लास्ट में निकाली हुई थी, तो देखो आभासी गहराई का फॉर्मूला क्या होता है। आभासी गहराई डी इज इक्वल टू होता है कैपिटल एच और 1-1/n। ये सूत्र है आभासी विस्थापन का। डी यहाँ पर आभासी विस्थापन इन लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, एच उसकी वास्तविक गहराई है और एन के अपवर्तनांक। ये तीन टर्म आते हैं इसमें, डी, एच और एन। एन अपवर्तनांक है, कैपिटल एच वास्तविक गहराई है और डी क्या है, आभासी विस्थापन। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये कहा उन्होंने कि एक मछली पानी की सतह से 30 सेंटीमीटर गहराई पर, यानी कैपिटल एच वास्तविक गहराई कैपिटल एच इज इक्वल टू दे रखा हमें 30 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा उन्होंने पानी का अपवर्तनांक कितना है। अपवर्तनांक को हम दर्शाते एन या म्यू से। मैंने जनरली अपवर्तनांक को एन से शो किया है, तो इस केस में भी हम एन से ही शो करेंगे। तो एन इज इक्वल टू हमें दिया है 4/3 और अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता नहीं है। और क्या पूछा है, मछली अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, यानी स्मॉल डी की वैल्यू पूछी है, तो डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो देखें यहाँ पर डी इज इक्वल टू कैपिटल एच की वैल्यू कितनी है 30 और यहाँ पर 1-1 अब एन यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 और ये 3 यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू देखें यहाँ पर डी इज इक्वल टू 30 1 - 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा 3/4। अब देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 × 4, 4 में से 3 घटाओ 1/4। यहाँ एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4। तो यहाँ एक्चुअल में ये चल रहा है 30 × 1/4। तो देखो 30 1/4 है, देखें यहाँ पर तो 2 से काट सकते हैं, ये कितने बार कटेगा 15 बार, और ये कितने बार कटेगा 2 बार। 15/2 15/2 का मतलब क्या 7.5 यानी 7.5, तो 7.5। तो यानी इसका जो आभासी विस्थापन है डी इक्वल टू कितना आ गया 7.5। अब मात्रा क्या लगाएंगे, यहाँ ऊंचाई उन्होंने गहराई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मात्रा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। यानी उसे जो मछली है वो उसके जहाँ से तैर रही है उससे 7.5 सेंटीमीटर ऊपर नज़र यानी यहाँ पर तैरती हुई आएगी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, यानी उससे मछली की जो वास्तविक स्थिति है एक्चुअल में यहाँ है, लेकिन उसको नज़र यहाँ आ रही है। ये पूछा था कि अपनी वास्तविक स्थिति से कितना ऊपर उठाव प्रतीत होगी वो तो यानी 30 में से 7.5 सेंटीमीटर ऊपर, यानी यहाँ पर वो इसको नज़र आएगी। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इसका आंसर है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, देख सकते हैं आप। और अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10। ये लिखा है कागज़ की एक सीट पर स्याही का एक बिंदु अंकित है। कोई कागज़ की सीट है या कोई कागज़ हो सकता है उस पर स्याही यानी कोई स्याही कोई इंक उसका कोई पॉइंट्स डिनोटेड है। फिर आगे लिखा है 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से देखा जाता है। अब कोई ऑब्जर्वर है वो उसको देख रहा है 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से ऊपर। फिर आगे लिखा है यदि कागज़ के ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटाई की एक समांतर पट्टिका रख दी जाए। अब एक्चुअल में क्या किया है, जैसे कागज़ के ऊपर एक प्लेट रख दी है कांच की और जिसकी मोटाई उन्होंने दे रखी है कितनी है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है कांच की एक समांतर पट्टिका रख दी जाए तो स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। और जो कांच की जो प्लेट रखी है, जो पट्टी उन्होंने रखी है, उसका अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक कागज़ की सीट पर स्याही का बिंदु अंकित है। तो देखो ये मैंने बनाने की कोशिश की है, और ये जो है ये वाली देखें यहाँ पर, तो ये जो वाइट वाली लाइन दिख रही है आपको, तो ये मैंने माना कोई कागज़ की सीट है और इस पर कोई स्याही का बिंदु यानी ये अंकित ये बना हुआ है। फिर आगे लिखा है इसको 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। अब कोई ऑब्जर्वर है सपोज यहाँ या फिर यहाँ 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से देख रहा है, तो यानी इसकी जो ऊंचाई है यहाँ से लेकर यहाँ देखने की वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से जो ऑब्जर्वर देख रहा है इसको यहाँ से यानी इसके बेस से यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है यदि कागज़ के ऊपर, तो ये वाइट वाला कागज़ है, इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर मोटाई की कांच की समांतर पट्टिका रख दी जाइए। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर ये वाली इसके ऊपर कोई कांच की पट्टिका रख दी, यानी कोई कांच की मोटाई की 10 सेंटीमीटर मोटाई की कांच की प्लेट रख दी है जो बाहर वाली आउटर है। तो इसको ऐसे बनाने की कोशिश की है। तो मोटाई यानी इसकी जो थिकनेस है मोटाई वो कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। फिर आगे पूछा है तो स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा।
तो अब जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है उसको यहाँ की बजाय वो यहाँ नज़र आएगा, यहाँ की बजाय कहाँ नज़र आएगा, यहाँ पर। तो इसमें एक चीज़ देखिए आप, कांच का अपर्तनांक दिया है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कांच का अपर्तनांक। अब अपर्तनांक को हम दर्शाते हैं n से, तो n की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5। मात्रा कोई होता नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ लिखेंगे नहीं। फिर आगे लिखा है 25 सेंटीमीटर। अब एक्चुअल में जो ये 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है कि इसका इसमें यूज नहीं करेंगे हम। रीज़न ये है कि अब स्याही का जो बिंदु है वो यहाँ पर है, कांच की मोटाई रख दी है, कांच की जो प्लेट रखी है उसकी मोटाई 10 सेंटीमीटर है, तो बिंदु यहाँ पर यानी यहाँ दिख रहा है। तो यानी एक्चुअल में जो इसकी जो वास्तविक गहराई समझें या फिर इसकी जो वास्तविक स्थिति है स्याही के बिंदु की, वो इतनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो वास्तविक स्थिति को हम मानते हैं कैपिटल एच। इस केस में भी देख सकते हैं वास्तविक स्थिति को मैंने क्या माना था, कैपिटल एच। यानी जो यहाँ पर कैपिटल एच है वो उतनी हो जाएगी जितनी कांच की मोटाई है। कांच की मोटाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कैपिटल एच की वैल्यू हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो फिर क्या पूछा है, तो स्याही का बिंदु कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा। तो यानी यही पूछा है, कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी वही पूछा आभासी विस्थापन। क्या पूछा, आभासी विस्थापन। और आभासी विस्थापन को हम किससे दर्शाते हैं, डी से। सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो डी इक्वल टू देखें फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एच और 1 - 1/n। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए आप, और तो डी इक्वल टू देखिए एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 10 और 1 - 1/n। n की वैल्यू कितनी है, 1.5। गौर करें यहाँ पर, देखें आप इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा, 10। तो ये आ जाएगा डी इक्वल टू 10 और 1 - 10 और बट्टे कितना है, 15। ये कट जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 5 दिया 15। तो इक्वल टू ये आ गया, देखो यहाँ पर 10 तो बाहर है ब्रैकेट के, 1 - 2/3, तो 3 × 3, 3 में से 2 गए तो 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/3 सॉल्व करके। जब 10 में भाग दोगे 3 से, तो डी इक्वल टू देखो 3 × 9 1 बचेंगे, 3 × 9 1 बचेंगे, 3 3 आता रहेगा। तो डी इक्वल टू कितना आएगा, 3.3 और 3। अब मात्रा क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ भी मात्रा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये एक्चुअल में जो स्याही का बिंदु है, जो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, उसको कितनी सेंटीमीटर ऊपर हो सकता है, यहाँ कितनी सेंटीमीटर ऊंचा दिखाई देगा, वो है 3.33 सेंटीमीटर ऊपर। तो सेम क्वेश्चन यानी सेम फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, सेम फॉर्मूला यूज हुआ है, बस उनका जो पूछने का तरीका है वो बदल गया है। तो जो स्याही का बिंदु है, जो प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, उसको वो कितना ऊपर उठा हुआ प्रतीत होगा, यानी उसकी क्या पूछी है, उसका जो आभासी विस्थापन डी पूछा है। अब डी के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, और बाकायदा आप मेरी जो इसका जो डेरिवेशन है वो देख सकते हैं, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध। उम्मीद करता हूँ ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके समस्या देखें, यहाँ पर ये लिखा है 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़, यानी कोई छड़ है जिसकी लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बीकर में चित्रानुसार स्थित है। यानी कोई बीकर दिया है, देखें यहाँ पर ये बीकर है, और जिसका व्यास यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और इसकी जो लंबाई ऊंचाई दे रखी है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर 3 सेंटीमीटर लंबाई की पतली छड़ रखी हुई है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक एक छड़ रखी हुई है जिसकी लंबाई यानी जो लंबाई दे रखी है इस छड़ की वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फिर आगे लिखा है चित्रानुसार स्थित है, ये डायग्राम क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा। फिर आगे लिखा है जिसका ऊपरी सिरा प्रेक्षक ओ द्वारा देखा जाता है। अब कोई प्रेक्षक यानी कोई ऑब्जर्वर है जो इसको ऊपर से देख रहा है, उस ऑब्जर्वर का नाम इन्होंने रखा है ओ, वो इस छड़ का ऊपरी सिरा देख रहा है, यानी ये छड़ का ऊपरी सिरा, ये छड़ का निचला सिरा है, देखा जाता है। फिर आगे कहा उन्होंने जब बीकर में, यहाँ से क्वेश्चन की उन्होंने लैंग्वेज को चेंज किया थोड़ा, क्वेश्चन में ये कहा उन्होंने कि जब बीकर में 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक एक द्रव भरा जाता है। अब क्या किया है, इस बीकर के अंदर एक लिक्विड को भर दिया गया, उस लिक्विड की हाइट कितनी बताई उन्होंने, 6 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर ये यानी इसकी डबल डिस्टेंस तक उन्होंने किसी लिक्विड को भर दिया इस तरह से। अब भरने से क्या होगा कि तब द्रव, ये लिखा है, तब प्रेक्षक छड़ का निचला सिरा भी देख सकता है। यानी जब इन्होंने इस बीकर के अंदर किसी लिक्विड को डाल दिया है, अब जो प्रेक्षक देख रहा है उसको छड़ का निचला सिरा यानी ये भी नजर आने लगा है। तो नजर आने लगा है, उसके बाद लिखा है कि द्रव का अपर्तनांक, यानी जो लिक्विड यानी जो द्रव इन्होंने इसमें भरा है उसका अपर्तनांक यानी n = क्या होगा, तो n = हमसे पूछा गया है। अब इसी डायग्राम को हमने बेहतर समझने के लिए यहाँ बनाया है, आप इसी में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बीकर है जिसकी जो व्यास है, यानी ये बीकर का व्यास हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर, और बीकर की जो हाइट यानी जो लंबाई जो ऊंचाई है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर। अब बीकर के अंदर जो छड़ रखी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर की।
अब इसको एक प्रेक्षक देख रहा है, वो प्रेक्षक है O, ये अभी प्रेक्षक जो है इस छड़ का ऊपरी सिरा यानी इसको देख पा रहा है। अब क्या किया है, इस बीकर के अंदर 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक, अब 3 सेंटीमीटर ये है, इसकी डबल डिस्टेंस लगभग यहाँ तक, यानी 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक किसी द्रव को भर दिया गया है। यानी यहाँ से लगभग यहाँ तक किसी द्रव को भर दिया गया है, किसी द्रव को इस तरह से इसके अंदर फिल कर दिया गया। अब द्रव जो भरा गया है, अब भरने से क्या हुआ है, ये जो प्रेक्षक है इस छड़ के निचले सिरे को भी देख सकता है। अब ऐसा कैसे होगा, देखें यहाँ पर, यहाँ घटना घटित होगी अपवर्तन की। तो एक्चुअल में क्या होगा, इसके निचले सिरे से प्रकाश किरणें जैसे ही इसके तल पर यहाँ आएंगी, देखें यहाँ पर जैसे ही तल पर आएंगी, अब हमें एक अविलंब की आवश्यकता पड़ेगी। देखें यहाँ पर नीचे द्रव है, माध्यम, ऊपर क्या है, वायु। जब प्रेक्षक ऊपर है तो ऊपर माध्यम क्या है, वायु, और नीचे माध्यम क्या मेरा, द्रव। यानी जैसे जल भरा है तो जल हो सकता है, कोई लिक्विड है, तो यहाँ पर ये द्रव जो है वो हमारा माध्यम करेगा, सघन माध्यम का काम करेगा, और जो वायु है वो करेगा मेरा विरल माध्यम का काम। यानी द्रव की अपेक्षा वायु विरल है और जल कैसा है, सघन। तो हमें यहाँ एक अविलंब की आवश्यकता होगी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इस तल पर एक अविलंब को ड्रॉ कर लिया है। देखें यहाँ पे ये थोड़ा कम दिख रहा है, तो यहाँ पर मैंने एक अविलंब बना लिया, यानी इस तल के लंबवत, और अविलंब ऐसा खींचा है जो उसके मध्य बिंदु से होकर जा रहा है, यानी इस बिंदु पर हमने एक अविलंब की रचना कर ली। अब अविलंब क्यों बनाते हैं, अब अविलंब हम इसलिए बनाते हैं कि अपवर्तन को पढ़ने के लिए, यानी अपवर्तन को समझने के लिए। जब प्रकाश कण, अब देखो नीचे माध्यम द्रव है, यानी जब वो लिक्विड से वायु में जाएगी तो वो किधर जाएगी, जब कोई प्रकाश कण द्रव से यानी सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। यानी एक्चुअल में उसका रास्ता ये था, वो उधर न जाके वो प्रकाश कण देखो ऐसी जा रही थी, यहाँ तक रास्ता नहीं बदला, लेकिन उसको ऐसा जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसी नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, अविलंब से दूर हटती हुई इस तरह से इस प्रेक्षक की आंखों पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ जो प्रेक्षक देख रहा है, ये प्रेक्षक को ये वस्तु यहाँ दिखाई देगी। तो ये द्रव को भरने से क्या हुआ है, इस प्रेक्षक को इसका जो निचला सिरा है वो भी दिखने लगा है। अब हम यहाँ पर कुछ रचना करेंगे, देखें यहाँ पर रचना ये करेंगे, देखें यहाँ पर हमने क्या किया, इस पॉइंट से यहाँ पर इस पॉइंट्स को मिला लिया, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला लिया, देखें यहाँ पर इस पॉइंट्स को मिला लिया, और पॉइंट्स को मिला लिया, इसकी वैसे जरूरत भी नहीं। देखें यहाँ पर हम जानते हैं ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को हम दर्शाते हैं आर से। किस दर्शाते हैं, आर से, और अपवर्तन कोण आर होता है। अब देखो ये आपतित किरण है, गौर करना है यहाँ पर, और इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, चाहो तो गौर करना है यहाँ पर, ये अपवर्तित किरण है, यानी ये आपतित किरण है, ये आपतित हुई है, एरो इधर लगा, तो ये आपतित किरण है और ये अविलंब है। आपतित किरण का अविलंब के साथ जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण आई। क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई। आपने रेखागणित में प्रमेय पढ़ी होगी, एक नियम है कि अगर दो त्रिज्यक रेखा आपस में काटती हैं तो उनके आगे आमने सामने कोण, ये वाले, इन्हें बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये आपस में बराबर होते हैं। अब देखना यहाँ पर ये वाली लाइन को देखें आप, इस वाली लाइन को देखें, इस वाली लाइन को और इस अविलंब को, ये एंगल आर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एंगल भी क्या होगा, आर होगा, यानी ये वाला एंगल भी क्या होगा, आर होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट्स को मिला लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट्स को मिला लेंगे। देखें यहाँ पर, तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट्स को मिला लिया, इस तरह से इस पॉइंट्स को मिला लिया। अब आप नाम रख दीजिए, नामकरण कर दीजिए। देखें यहाँ पर मैंने इस पॉइंट्स का नाम रख दिया ए, और इस पॉइंट्स का नाम रख दिया बी, इस पॉइंट्स का नाम रख दिया सी, और इस पॉइंट का नाम रख दिया डी, और इस पॉइंट का नाम रख दिया ई। देखें यहाँ पर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। अब हमें लगाना है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम इसलिए लगाएंगे कि जब भी अपवर्तनिक घटना होती है वहाँ आपका स्नेल का नियम लगता है। अपवर्तनांक पूछा है और आपतन कोण अपवर्तन कोण दिए हैं, वहाँ पर स्नेल्स का नियम ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हमें क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है। क्या निकालना है, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक निकालने के लिए हमारे पास आई और आर दोनों की वैल्यू होनी चाहिए। अब आई की वैल्यू हम निकालेंगे इस त्रिभुज से, त्रिभुज ये डी, ये इस पॉइंट्स का नाम क्या है सी, और ये पॉइंट का नाम क्या है ई, तो डी सी ई से निकालेंगे आई की वैल्यू। और ये ट्रायंगल बन रहा है छोटा सा ए बी सी, इसमें ये एंगल आर है और इससे हम निकालेंगे आर की वैल्यू। तो देखो किस तरह से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले आप लगाएंगे स्नेल के नियम से, तो जो ज्ञात करना है आप उसी का फॉर्मूला लगाओ, स्नेल के नियम से। तो देखो स्नेल का नियम क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है। देखो इस केस में क्या हो रहा है, प्रकाश किरणें जल से किस में जा रही हैं, वायु में। तो जल से वायु में जा रही है, जल के लिए हम द्रव से किस में जा रही है, वायु में। या तो द्रव के लिए हम वाटर यूज़ करेंगे और द्रव के लिए एल यानी लिक्विड यूज़ करेंगे। तो इस केस में क्या हो रही है, द्रव से किस में जा रही है, वायु में, यानी एल से किस में जा रही है, ए में। तो जब एल से ए में जा रही हैं तो अपवर्तनांक इक्वल टू होता है साइन आई और अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या डाल देंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हमें अपवर्तनांक चाहिए हो,
अब हमें कौन सा अपूर्णांक चाहिए, हमें चाहिए द्रव का अपूर्णांक। किसका चाहिए, द्रव का। तो जब द्रव का अपूर्णांक निकालेंगे तो हम जानते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन, देखिए यहाँ पर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ANL, 1 अपॉन करके लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन ANL, और इजुकल टू ये क्या हो जाएगा साइन I और अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया, हम जानते हैं प्रकाश के उत्क्रमणिता के सिद्धांत से, यानी जो ANLNA इजुकल टू इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन ANL। तो हमें क्या चाहिए, लिक्विड का चाहिए, ना कि एयर का। तो हमें ANL की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी, ANL की। तो ANL की वैल्यू निकालनी है, इसको हम डाल देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो हमारा यहाँ पर मेनली जो काम है वो है I यानी आपतन कोण और R, इनको निकालना। I और R की वैल्यू निकल आएगी, मेरा आंसर निकल आएगा। तो I और R को निकालने के लिए देखिए हम कौन से ट्रायंगल का यूज करेंगे, हम ट्रायंगल ले रहे हैं। अब I इस एंगल में है, इस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल DCE में, DCE में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DCE में। तो DCE देखो इस तरह से है, आप चाहे इसको ऐसे बना सकते हैं। देखें ये पॉइंट यहाँ पर C है, और ये एंगल कितना है R, सॉरी ये एंगल कितना है I, यहाँ पे I है, ये एंगल कितना है I, और ये एंगल I है, और ये पॉइंट है D, और ये पॉइंट क्या है E। अब देखना यहाँ पर DE पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 है, और ये इसका मध्य बिंदु है, तो ये कितना होगा, यानी DE की वैल्यू कितनी आ गई, 3। DE की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब गौर करना, हम निकाल लें EC की वैल्यू। अब EC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें यहाँ पर, अब E से लेकर B तक ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, यानी जो छड़ की लंबाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और जो जल भरा गया, जो द्रव भरा गया, वो भरा गया 6 सेंटीमीटर तक, यानी पूरी 6 सेंटीमीटर है जो द्रव भरा गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्वेश्चन में बोला था उन्होंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो द्रव भरा गया है, इसकी जो हाइट वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर पूरी है, इतनी 3 सेंटीमीटर, तो ऊपर बाकी कितनी बची, ये भी कितनी हो जाएगी मेरी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो फिर या फिर यहाँ से ही समझ सकते हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट कितनी है पूरी, डायरेक्ट लगा सकते हैं यहाँ पर, ये कितनी है, तो E से लेकर C तक, E से लेकर C तक ये कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर EC की वैल्यू कितनी है, 6। अब हम इसमें लगा रहे हैं साइन I, यानी साइन थीटा लगा रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब ये कौन है I, इसके सामने लंब क्या हो गया, 3, और बट्टे कर्ण। अब कर्ण कैसे निकालेंगे, देखो कर्ण ये भुजा चाहिए हमें, कर्ण होते हैं नब्बेंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगी, इसकी भुजा, इसको भुजा, दो भुजाएं हमें पता है, लंब पता है और आधार पता है, यानी लंब और आधार पता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट में 6 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हो गया ये 3 और कर्ण हो गया ये, कर्ण इक्वल टू कितना है, रूट में 6 स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो साइन I इक्वल टू आ जाएगा 3 और बट्टे 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36 और प्लस 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो ये आ गया 3 बट्टे 36 और 9 कितने हो गए आपके, 9 6 15 यानी कितना हो गया 45। 36 और 9 कितना हो गया 45। तो इक्वल टू 3 बट्टे, देखिए यहाँ पे 45 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 15 3 45 और 3 5, यानी ये आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 5। वर्गमूल तो निकाल लेंगे आप, तो देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 3 से क्या कट जाएगा, 3 कट जाएगा। तो यानी यहाँ से साइन I की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन अंडर रूट 5। तो साइन I की वैल्यू आ गई 1 अपॉन रूट 5। अब हम किसकी निकालेंगे, साइन R की। तो देखें यहाँ पर प्लेस थोड़ा मेरे पास कम है, तो साइन R के लिए हम इस ट्रायंगल का यूज़ करें, ट्रायंगल ACB में। तो देखें यहाँ पर त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB मेरे पास ही है, आप इसको दोबारा बना सकते हैं, नहीं तो C में डायरेक्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पर ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C, और ये वाला एंगल कितना है R, ये एंगल कितना है R। अब देखें यहाँ से यहाँ तक AB, A से लेकर B तक, जो D से लेकर E तक है वही A से लेकर B तक है। तो AB की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3, यानी AB कितनी है 3। अब देखो मेरे पास क्या है BC, अब BC कितना होगा, देखो यहाँ पर पूरी 6 सेंटीमीटर द्रव भरा है, इतनी 6 है, तो बाकी कितनी बची, 6 में से 3 का, सॉरी यहाँ पर देखें यहाँ पर, तो 6 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 6 है, इतनी 3 है, तो इतनी चाहिए, तो 6 माइनस 3 यानी ये कितनी आ जाएगी 3, यानी नीचे 3 है ऊपर 3 है, 3 3 जब मिली है तभी 6 सेंटीमीटर ऊंचाई हुई है। तो यानी ये भी हाइट हमें कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब देखो ये 90 अंश है, 90 अंश के सामने क्या हो गया कर्ण, तो कर्ण निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं रूट लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसमें हम लगाएंगे अब साइन R, साइन थीटा यानी साइन R इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण। अब लंब है इसमें ये 3 और बट्टे कर्ण, कर्ण यहाँ पर कितना ये 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर साइन R की वैल्यू आ जाएगी 3 बट्टे 3 का स्क्वायर, देखो कितना होगा 9 और 9 कितने हो जाएंगे 18, 9 कितने हो जाएंगे 18। तो साइन R इक्वल टू इसको हम निकालेंगे तो 3 बट्टे
देखो 3 3 9, 2 से काटेंगे 2 9 18 और फिर 3 3 9, यानी ये आ जाएगा 3√2। ये कितना आ जाएगा 3√2। इसका जब वर्गमूल करेंगे तो आ जाएगा 3√2। आप देखो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा तो साइन आर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/√2। साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। साइन आई की वैल्यू कितनी 1/√5। साइन आई तथा आर के मान समीकरण 2 में लगा दें। इसके बाद इस समीकरण में रख दें। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 ये है मेरा, तो इसमें लगा देंगे तो 1/ANL इजुकल टू साइन आई। अब साइन आई की वैल्यू मेरे पास कितनी 1/√5। साइन आई की वैल्यू है 1/√5 और अपॉन साइन आर। साइन आर की वैल्यू कितनी है 1/√2। तो यहाँ लगा देंगे 1/√2। अब देखो अंश बट्टे हर, तो इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखो ये आ जाएगा ऊपर √2 और अपॉन √5। अब इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको पलट के लिख सकते हैं, इससे पलट देंगे तो इससे भी पलट देंगे, यानी हम लिख सकते हैं ANL इजुकल टू आ जाएगा √5 और अपॉन √2। अब दोनों पे रूट लगाया तो घातांक और करड़ी से हम लिख सकते हैं इसको ANL इजुकल टू आ जाएगा √5 अपॉन 2। तो इस तरह से जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना आ गया √5/2। यानी जो द्रव इसके अंदर डाला गया था उसका जो अपवर्तनांक निकल के आया वो कितना आया। ANL का मतलब क्या, लिक्विड का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष, एयर के रेस्पेक्ट में लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √5/2। और इसका कोई मात्रक होगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो मैंने एक एक पॉइंट्स इसमें क्लियर कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे ही न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।